हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे 22 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। अपने वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए व्यूअर्स आज चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे लर्निंग बुक के सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुँच सके। आइए शुरू करते हैं आज 22 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है। पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पृथ्वी दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को ही क्या हुआ था कि जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को संबोधित किया था और इसी सत्र में उन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया गया था। तभी से ये प्रचलन चला आ रहा है कि 21 अप्रैल को हम सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दुकानों का नाम क्या है जिसे सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत लॉकडाउन के दौरान निर्धारित किया है? देखिए, उन दुकानों का नाम है सुरक्षा भंडार। जब भारत में कोविड-19 मतलब बढ़ने लगा तो सरकार ने भारत में सबसे पहले 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया था। फिर 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का फर्स्ट फेज रहा और फिर 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन के सेकेंड फेज की भी घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान किसी को भी क्या होता है, अनावश्यक बाहर निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इस दौरान लोगों को उनके ज़रूरत के सामान को लेकर कोई असुविधा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने पीपीपी मॉडल के तहत सुरक्षा भंडार खोले गए। सुरक्षा भंडार क्या था कि गवर्नमेंट इन्हें अपने अनुसार नियमित रूप से सैनिटाइज करवाएगी जिससे कि लोगों के पास सुरक्षित और इन्फेक्शन मतलब कोविड-19 इन्फेक्शन रहित सामान पहुंच सके। पीपी मॉडल क्या होता है? ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? देखिए, ट्रिपल पी मॉडल ये होता है कि इसमें गवर्नमेंट यानी कि सरकार और निजी संस्थान साथ मिलकर अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो सुरक्षा भंडार जो गवर्नमेंट ने खोलने का निर्णय लिया उसमें उसे पीपीपी मॉडल के तहत खोलने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रगति नाम की एक पहल शुरू की थी। ये कंपनी है फेसबुक। फेसबुक ने भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रगति नाम की पहल शुरू की है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रतिशत निर्यात में गिरावट क्या है? देखिए, प्रतिशत निर्यात की आपको राशि भी जो प्रतिशत निर्यात हुआ है उसकी जो गिरावट राशि है वो 314.31 अरब डॉलर की राशि है। तो राशि ये दे दी है तो आप राशि भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि राशि को भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और ये हमारे निर्यात का कुल कितना प्रतिशत है? तो ये हमारे निर्यात का कुल 4.78% है। तो कुल कितना प्रतिशत निर्यात में गिरावट आई है वर्ष 2019-20 में? ये है 4.78%। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है हमारे देश के? ये पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश जिनके 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर होंगे, ये देश चीन और भारत दोनों होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कोविड-19 के बाद पूरे देश में मंदी के दौर को बताया था, लेकिन उस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीन और भारत में
वो मंदी नहीं आएगी, बताया कि वो मंदी नहीं आएगी जो पूरे विश्व में रहेगी। इसका मेन कारण ये था कि चाइना के पास पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी का रिजर्व है। फॉरेन करेंसी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, ये है 3400 बिलियन यूएस डॉलर। इस वजह से चाइना इस मंदी से बच सकता है, जबकि भारत के साथ ऐसा है कि हम विदेशों में कम सामान भेजते हैं, यानी कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारी जो जीडीपी है वो एक्सपोर्ट पे उतना निर्भर नहीं है। और अगर किसी की जीडीपी एक्सपोर्ट पे निर्भर नहीं है तो इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद लोग एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कुछ देश और भी लॉकडाउन को अपने बढ़ाएं। तो एक्सपोर्ट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो उनकी जीडीपी अपने आप कम होगी, गिरेगी। लेकिन हमारी जीडीपी उतना एक्सपोर्ट पे डिपेंड ही नहीं है, तो फिर हमारा जो है जीडीपी उतना फ़र्क नहीं आएगा जितना कि उन देशों का आएगा जो एक्सपोर्ट पे, जिनकी जीडीपी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसके अनुसार कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन और भारत दोनों में ही सकारात्मक वृद्धि दर होंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस अजान ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग का मुख्यालय जो है ये है आपका बुडापेस्ट, हंगरी में। तमस अजान पर भ्रष्टाचार और डोपिंग के उल्लंघन का आरोप था। इसी के मद्देनज़र तमस अजान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ कहाँ पे है ये बुडापेस्ट हंगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे दुबई आधारित क्रिकेट कोचिंग अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान हैं। यह क्रिकेट कोचिंग जो है क्रिक किंगडम, ये ऑनलाइन कोचिंग को एक मंच प्रदान करती है, ऑनलाइन क्रिकेट की कोचिंग देती है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर भारतीय वनडे टीम के रोहित शर्मा जो कि उप कप्तान हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किन फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खरीफ फसल पर इसकी अध्यक्षता की है। खरीफ फसल पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है, और ये अध्यक्षता उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की है। हुआ क्या कि लॉकडाउन के दौरान गैदरिंग मना है, और ये इसी वजह से इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसकी अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। और एक और बहुत ही वो होता है स्टूडेंट्स को कि रबी की कौन सी फसल होती है और ख़रीफ़ की कौन सी फसल होती है, तो उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, रबी फसल को ठंडक की शुरुआत में खेतों में बोया जाता है। ठंडक शुरू होने का कौन सा महीना होता है, आप मान के चलिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर। तो इस दौरान जो भी फसल खेत में बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, गेहूँ, चना, मटर। खरीफ का क्या है, खरीफ को बरसात की शुरुआत से ठीक पहले खेतों में बोते हैं, और बारिश शुरू होने का जून जुलाई महीना होता है। तो और खरीफ का क्या क्या एग्जाम्पल होता है, ये होता है पैडी यानी कि धान, राइस, मेज़, मक्का, सोयाबीन, कॉटन, ये सब क्या हैं, खरीफ के आपके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर सम्मेलन में भाग लिया। G20 की 2020 प्रेसिडेंसी थीम क्या थी। इस सम्मेलन की थीम थी सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। यह इसमें जो है जो G20 के सदस्य देश हैं उनके वित्त मंत्री और उनके बैंकों के गवर्नर्स ने भाग लिया था। उनके जो केंद्रीय बैंक हैं उसके गवर्नर्स ने भाग लिया था। जैसे इंडिया का केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और चाइना का आपका पीपुल बैंक ऑफ चाइना है। तो इन सब के जो गवर्नर थे उन्होंने इसमें भाग लिया था, साथ ही साथ वित्त मंत्री
जो प्रत्येक G20 के सदस्य देश हैं उनके वित्त मंत्री लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 पैंडेमिक संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऐप का नाम बताइए जो दुनिया में सबसे तेज़ी से 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंच गया है। आरोग्य सेतु। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने इस बात की घोषणा की कि इस ऐप ने 13 दिनों में 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज़ ऐप बन गया है। तो आरोग्य सेतु ये कोविड-19 से बचाव के लिए एक ऐप है जिसे सरकार ने लॉन्च किया था। ये ब्लूटूथ पर बेस्ड है, इसमें लोकेशन बेस पे काम होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल में रखना चाहिए। इसका क्या है कि अगर आपकी लोकेशन किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे क्षेत्र से होती, जैसे कोई एरिया हॉट स्पॉट, कोविड-19 के लिए हॉट स्पॉट जो है बता दिया गया है, और उस क्षेत्र से आप आसपास से गुजरेंगे तो क्या होगा, आपके पास इस ऐप में अलर्ट जारी कर देगा। ये ऐप आपके लिए एक अलर्ट जारी कर देगा। या फिर आपका लोकेशन किसी ऐसे व्यक्ति के लोकेशन से मैच करता है जो क्वारंटाइन किया गया है, तो भी ये ऐप जो है आपको अलर्ट जारी कर देगा। तो इसलिए आरोग्य सेतु ऐप सभी को अपने मोबाइल में रख लेना चाहिए अभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल में ही दिल्ली में पूषा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग का उद्घाटन किया। उस संगठन का नाम बताइए जिसने सुरंग विकसित की है। पूषा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया था। ICAR द्वारा ये विकसित है। और पूषा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग मतलब ये पूसा में लगाया गया है। ये पूसा क्या है? पूसा एक इंस्टीट्यूट है, जैसे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वित्तीय समावेश को यानी जो उनकी वित्तीय ज़रूरतें होती हैं उनको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पूरा करता है। तो ये दिमाग में आ सकता है कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पूसा क्यों पड़ गया। इसको पूसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पहले बिहार में पूसा नामक स्थान पर स्थित था और फिर बाद में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जो पूसा में परिशोधन और स्वच्छता सुरंग का उद्घाटन हुआ है उसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस जानवर के प्रजाति में कोरोना वायरस पाया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नहीं, सॉरी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस जानवर की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूना में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ एक अध्ययन किया जिसमें 2 भारतीय चमगादड़ प्रजातियों में भी कोरोना वायरस पाया गया। शुरुआत में हम सभी ने ये बातें ज़रूर सुनी होगी कि वुहान के में जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई जब वुहान से, तो ये उस वजह से हुई थी कि वुहान के लोगों द्वारा बैट यानी चमगादड़ का सूप पिया गया था। और अभी क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पूना में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि दिल्ली में है, दोनों जगह के वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त स्टडी की जिसमें 2 भारतीय चमगादड़ प्रजातियों में भी कोरोना वायरस पाया गया है। उनका नाम भी देख लेते हैं कि वो कौन सी प्रजातियां हैं। एक है पेटेरोपुस चमगादड़ की प्रजाति और दूसरा है रैसेटुस। तो पेटेरेपुस और रैसेटुस 2 भारतीय चमगादड़ प्रजातियां हैं जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है। इसमें से पेटेरेपुस को इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम विश्वविद्यालय जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है और
वहाँ के वैज्ञानिक और हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स जो कि अमेरिका यूएस में है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एसएन 2016 एपीएस नाम के सबसे बड़े सुपरनोवा का अवलोकन किया था। सुपरनोवा क्या होता है? जो तारों में विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। तो इस अवलोकन को सबसे पहले किस जर्नल ने प्रकाशित किया था? तो उस जर्नल का नाम है प्रकृति खगोल विज्ञान। प्रकृति खगोल विज्ञान जर्नल ने सबसे पहले बर्मिंघम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों द्वारा जो तारकीय विस्फोट का अवलोकन किया गया था उसे सबसे पहले प्रकाशित किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक को आईसीएमआर की वित्तीय सहायक द्वारा विकसित किया गया है। सूचक क्या मीटर है? मतलब सूचक किस चीज़ का मीटर है? शुगर की स्पेलिंग का जो पहला दो वर्ड होता है यस यू, वहाँ से लिया गया है। तो ये जाहिर सी बात है, ये शुगर को, सूचक शुगर को चेक करेगा। और शुगर क्या होता है? बॉडी में ग्लूकोज लेवल का बढ़ना या घटना। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसे जनरल भाषा में शुगर को बढ़ना बोल देते हैं। ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो गया तो उसे जनरल भाषा में जो है शुगर कम होना बोल देते हैं। तो सूचक सबसे पहले तो शुगर को चेक करेगा। और शुगर क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है। तो ऑप्शन सी जो ग्लूकोमीटर है, यानी कि सूचक की सहायता से ग्लूकोज को नापते हैं तो इसे ग्लूकोमीटर कहते हैं। सूचक ये 100% स्वदेशी ग्लूकोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो है पूरा खरा उतरता है। जबकि इम्पोर्टेंट ग्लूकोमीटर से ये काफ़ी सस्ता भी है। और सूचक को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वित्तीय सहायक द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या है जो हाल में ही जारी किया गया था? इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब से ये कोरोना वायरस और कोविड वायरस न्यूज़ में बना है तब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, डेली न्यूज़ में बन रहा है। तो इसके डायरेक्टर का नाम हम सभी को याद होना चाहिए। आप देखेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर पूछे जाएंगे। तो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। इन्हें आप सभी याद कर लें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर कौन है? बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभांकर क्या है जो हाल में ही जारी किया गया है? देखिए, चौथा एशियाई पैरा गेम्स सबसे पहले तो ये जान लीजिए अक्टूबर 2022 में चीन के हांगझोउ प्रांत में आयोजित होना है। फीफी, ये क्या है? फीफी चाइना में पाई जाने वाली पंछी है, मतलब बर्ड्स है जो वहाँ चाइना में पाई जाती है। यही आधिकारिक शुभांकर है चौथे एशियाई पैरा गेम्स का। शुभांकर क्या होते हैं? शुभांकर जैसे जब आप कोई भी गेम के फ्लैग को देखेंगे तो उस पर किसी एक जानवर की तस्वीर छपी होती है, उसी को शुभांकर बोलते हैं। और वो पूरे गेम के दौरान वो उसका शुभांकर घोषणा कर उठती है, मतलब कि आधिकारिक घोषणा कर उठती है, और वही जानवर पूरे गेम के दौरान शुभांकर होता है। तो जो चौथा एशियाई पैरा गेम होगा अक्टूबर 2022 में, उसका शुभांकर कौन है? फीफी। ये चीन में पाया जाने वाला पक्षी है। पैरा एशियाई गेम्स में स्पेशली एबल्ड लोग भाग लेते हैं। स्पेशली एबल्ड लोग का मतलब इसमें दिव्यांगजन लोग भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कोचों की भी ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के वर्तमान मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन हैं? देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट खेल मंत्रालय और युवा मामले के किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू का जो संसदीय क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल वेस्ट है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी कि नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा कोच लोगों को भी ट्रेनिंग देना है। कोच क्या करते हैं? कोच हमारे खिलाड़ी जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अभी कोच को भी ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। और ये ट्रेनिंग लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन दी जाएगी। और कौन देगा इसे? अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित संजीव सिंह
कोचों को मानसिक दृढ़ता के प्रशिक्षण को देंगे कि कैसे हर कंडीशन में कोच जो है अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रख सकें। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, ये किरण रिजिजू हैं। और इस दौरान कोचों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कौन देगा, ये हैं आपके संजीव सिंह। इन्हें अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। ये कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से मिल के इसका आयोजन कर रहे हैं, तो ये है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। ये दोनों मिलकर इस तरह का आयोजन कर रहे हैं जिसमें कोच लोगों को भी जो प्रशिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के विस्तार कोविड-19 घोषणा के दौरान निवारक उपाय के रूप में देश के नागरिकों को पीएम मोदी द्वारा कितने बिंदु अपील की गई थी। मोदी जी ने कुल 7 बिंदुओं की अपील लोगों से की थी। ये 7 बिंदु क्या क्या थे, ये जब क्या एक्सटेंड किया जा रहा था सेकेंड फेज जो कि 3 मई को ख़त्म होगा, उस दौरान इस अपील को मोदी जी ने कहा था। ये 7 बिंदु थे कि बुजुर्गों के ध्यान रखने की बात कही थी, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करने की बात कही गई थी, घर पर बने मास्क के प्रयोग की बात बताई थी, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए यानी कि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिए गए निर्देशों के पालन करने को कहा गया था, आरोग्य सेतु डाउनलोड करने को कहा था। अभी यही आरोग्य सेतु ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि 13 दिन में 5 करोड़ डाउनलोड हुआ है। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने को कहा था, अपने आसपास के गरीब लोगों का ध्यान रखने की बात कही थी, और बिजनेसमैन लोगों से कहा था कि जिनके यहाँ कोई भी लोग नौकरी करते हैं किसी को भी इस दौरान नौकरी से ना निकालने की बात कही थी। तो कुल 7 बिंदुओं पर मोदी जी ने देश की जनता से अपील की थी। उस संगठन का नाम बताइए जो फिट इंडिया के साथ लॉकडाउन के दौरान स्कूल के छात्रों के लिए लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन कर रहा है। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE यही जो है फिट इंडिया के साथ जो है लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन कर रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। फिट इंडिया के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों के लिए लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 ICMR द्वारा अनुमोदित के लिए पूल प्रशिक्षण शुरू किया है। पूल प्रशिक्षण का शुरुआत करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूल टेस्टिंग क्या होती है, पूल टेस्टिंग में नाक और गले से नमूना लिया जाता है, नाक और गले का म्यूकस ले लिया जाता है। यह सैंपल RNA आधारित होता है, यानी कि जो म्यूकस लिया जाता है उससे RNA को निकाल लेते हैं, और फिर जो कोविड-19 है ये भी RNA जीनोम वाला है। तो क्या करते हैं कि उस जो म्यूकस निकाला जाता है नाक और गले से, उसमें कोविड-19 के RNA को खोजा जाता है। अगर वो मिल जाता है तो वो पूरा क्या होता है, अगर मिल गया तो वो कोविड-19 पॉजिटिव केस हो जाएगा, नहीं मिलता है तो कोविड-19 नेगेटिव केस होता है। लेकिन इसमें एक काम और करते हैं कि इसमें 5 सैंपल को मिक्स कर लेते हैं, 5 अलग अलग लोगों से उनके नाक और गले से म्यूकस को निकाल कर उसके RNA को निकाल कर सबको मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसमें जो है वो वायरस के RNA को खोजते हैं। यदि टेस्ट में वायरस का RNA नहीं मिलता है तो उन 5 लोगों को एक साथ कोविड-19 नेगेटिव घोषित कर दिया जाता है। इससे एक साथ 5 लोग नेगेटिव घोषित हुए तो सरकार का काफ़ी समय बचता है। क्या हो रहा था कि टेस्ट हो रहे थे और टेस्ट होने में काफ़ी लोग नेगेटिव आ रहे थे, तो इसमें गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट हो रहा था कि नेगेटिव लोगों को टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट बार बार जो है, ज़्यादातर लोग तो नेगेटिव ही आ रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं आप देख रहे होंगे कि कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग नेगेटिव ही आ रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट को अगर सबको टेस्ट करना था तो नेगेटिव लोग जो है उसको टेस्ट होने से टाइम ज़्यादा किल हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने पूल टेस्टिंग की जिसमें 5-5 लोगों के सैंपल को एक साथ टेस्ट किया जाता है। अगर वो निगेटिव आ जाता है तो 5 के 5 लोग एक साथ निगेटिव घोषित कर दिए जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आया तो फिर उन 5 लोगों का अलग अलग टेस्ट किया जाता है कि अब इसमें से कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है।
तो इससे गवर्नमेंट का काफ़ी टाइम जो है सेव हो रहा है। और पूल टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। दोस्तों अभी क्या कोशिश है कि इसमें कुछ पुराने समय के भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो 2-3-4 दिन पुराने हैं। तो अभी ये ट्राई कर रहा हूँ मैं कि जो अभी हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया है तो पिछले जो 20 दिन बचे हुए हैं उसको भी कवर कर लें, यानी कि अप्रैल पूरा हमारा कवर हो जाए। फिर जनवरी फरवरी मार्च भी कवर किया जाएगा। वो ये हो सकता है कि पूरा जनवरी फरवरी मार्च का 500-500 का या 700-700 का क्वेश्चन का सेट बना के मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहली जनवरी से लेके पूरा कवर किया जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन के सेट जनवरी फरवरी मार्च के दे सकते हैं, या फिर उसको 50-50 करके 2-2 वीडियो करके देंगे कि एक दिन सेम डे का वीडियो और एक दिन पुराने डे का वीडियो, वो अभी डिसाइड हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन हो। जितने लोग इस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन होगा और हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक।